जिनके जिम्मे पूरे देश में बीजेपी की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी है, खुद उनके संसदीय क्षेत्र की नैया कैसे पार लगेगी? जो खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सारथी बनकर पूरे देश में घुमा रहे हैं, खुद उनका सारथी कौन है? आज हम आपको लेकर चलेंगे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ और दिखाएंगे नवाबों के शहर का चुनावी हाल। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आखिर कैसे बचाने में जुटे हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत। दो 2014 में बीजेपी की सेना के कमांडर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन बीजेपी की चुनावी नैया की पतवार बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथ में है। 2014 में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने का दारोमदार बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर है। लेकिन मोदी का विजय रथ अगर दिल्ली तक पहुंचता है तो उसके सारथी राजनाथ सिंह ही कहलाएंगे। बतौर बीजेपी अध्यक्ष पूरे देश में कमल को खींचने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं राजनाथ सिंह। तो एक जिम्मेदारी उनके कंधे पर और है, और वो है अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कमल की जमीन को बचाने की। इसलिए देश भर में सभाओं के बाद जब भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मौका मिलता है, वो पहुंच जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में। चाहे कोई भी हो, वोट दे अथवा न दे, मिसाल यदि हम वोट मांग रहे हैं तो केवल राजनाथ सिंह को जिताने के लिए वोट नहीं मांग रहे। लखनऊ में वो ताबड़तोड़ सभाएं करते हैं। जिस गर्मजोशी के साथ जनता को बीजेपी के कमल पर भरोसा कायम रखने का जज्बा भरते हैं और वादा करते हैं कि जिस लखनऊ को अटल जी ने सींचा, जिस लखनऊ का भरोसा लालजी टंडन ने कायम रखा, उस लखनऊ के भरोसे पर वो भी खरा उतरेंगे। राजनाथ की कोशिश होती है लखनऊ से बीजेपी के मौजूदा सांसद लालजी टंडन हर सभा में उनके साथ रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन भी देश में बीजेपी का परचम लहराने की इस लड़ाई में साथ नजर आते हैं। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ कदम ताल करते दिखते हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं। मुंशी पुलिया से अब त्रिवेणी नगर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। लखनऊ में इस बार उन्हें अपनी किस्मत को आजमाना है और इसी लखनऊ में उनके बगल में कतार में आप देखिए मंच पर मौजूद है लालजी टंडन साहब। वही लालजी टंडन जी जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि नाराजगी है, लेकिन मंच पर एक साथ होना आज ये बताता है कि शायद एकजुट होकर बीजेपी में अब ये एहसास भी है और ये उम्मीद भी है कि ये जनता के सामने साथ दिखना ही शायद चुनावों की नैया पार लगाए। वक्त की कमी की वजह से सभाओं में वक्ताओं के भाषण छोटे होते हैं। राजनाथ भी कम ही बोलते हैं, लेकिन कम बोलकर ही सब कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए लखनऊ की जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लखनऊ नवाबी शहर है। दिन में शहर के नवाबी ठाठ साफ नजर आते हैं, लेकिन रात का वक्त है, माहौल चुनावी है। इसलिए देश के दूसरे शहरों के मिजाज से लखनऊ के मिजाज में अभी ज्यादा फर्क नहीं। चुनावी आपाधापी के बीच ही हमने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात की। शहर के मिजाज से लेकर देश की सियासत तक के ताजा मिजाज की बात की। लखनऊ में वही लखनऊ जहां वाजपेयी की विरासत अब राजनाथ सिंह के हाथों में है। क्या वाकई लखनऊ की जनता वो विश्वास, वो भरोसा दिलाएगी? क्योंकि अगर मैं सही हूँ, राजनाथ जी जो कैंपेन ट्रेल में लगातार हमारे साथ हैं, मुंशी पुलिया में अभी ही भाषण देने के बाद 4 जगहों पर आप बिहार में भी सभाएं कर चुके हैं और फिर यहाँ पहुंचे हैं। 2 जनवरी 2006 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब आपको अध्यक्ष पद दिया और उस वक्त कहा कि ये राजमुकुट अब नए अध्यक्ष को पहनना है और नए साल में नई चुनौतियों का सामना करना है। उन चुनौतियों के साथ आप आगे तो बढ़े, लेकिन 2009 में उन चुनौतियों ने एक हद तक उस अध्यक्ष को हरा दिया। 2014 अलग होगा, कैसे, क्या फर्क है? 2014 निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि 2009 के पहले केवल 5 वर्षों तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लोगों ने देखा था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था उतनी खराब नहीं हुई थी, क्योंकि 98 से लेकर 2004 तक जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था को जो एक मोमेंटम मिला था, उस मोमेंटम का असर 2-3-4 साल तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट के शासनकाल में भी वो बना रहा, इसलिए उसका प्रभाव उतना दिखा नहीं। लेकिन बाद में
2009 के बाद जब यूपीए 2 आई शासन में, तो उसके बाद इस गवर्नमेंट की नॉन फंक्शनल एटीट्यूड के कारण और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण जो संकट पैदा हुआ, करप्शन के कारण जो संकट पैदा हुआ, उसके कारण देश के आम लोगों में एक कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा पैदा हुआ है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। जैसे पूरे देश में बीजेपी के लिए बड़ी उम्मीदें पाल बैठे राजनाथ सिंह, वैसे ही लखनऊ में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं बीजेपी के अध्यक्ष। हालांकि राजनाथ कहते हैं कि वो अटल नहीं हो सकते। वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से अपनी तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो लखनऊ की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगे। वाजपेयी जी की विरासत आपके हाथ में सौंपेगा, ये विश्वास किस तरह से आपको है? लखनऊ का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कभी अटल जी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ इस हकीकत को। और अटल जी के बाद टंडन जी यहाँ पर रहे हैं सांसद। टंडन जी ने भी बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे विश्वास है कि जनता का स्नेह मुझे प्राप्त होगा। राजनाथ सिंह को देश में बीजेपी की नैया पार लगाने की फिक्र है, तो लखनऊ में भी अपनी नैया पार लगाने की फिक्र। यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद से मुलाकात की और शिया धर्मगुरु ने जमकर बीजेपी अध्यक्ष की तरफदारी की। कुछ दूसरों ने उम्मीदों को हवा दी है और कुछ देश की जनता ने। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हौसले बुलंद हैं। 300 सीटों का आंकड़ा और मैजिक फिगर उनकी जुबान पर बात बात में आ ही जाता है। राजनाथ जी की पारखी नजर में कितनी सीटें आप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी लेड एनडीए को मैं समझता हूं कि लगभग 300 सीटें निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। यह सीमा क्रॉस भी कर सकती है, और इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है कि बीजेपी को खुद भी 272 का जो मैजिक फिगर है, यह मैजिक फिगर अचीव करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल होगी। लखनऊ में राजनाथ सिंह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रीटा बहुगुणा जोशी, एसपी उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा, बीएसपी उम्मीदवार नकुल दुबे और आप उम्मीदवार जावेद जाफरी से है। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत लखनऊ बचाना राजनाथ सिंह के लिए नाक और साख का सवाल है। अंजना ओम कश्यप, लखनऊ, आज तक। पटियाला लोकसभा सीट की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाली परनीत कौर चौथी बार सांसद बनने की जंग लड़ रही हैं और उनके चुनाव प्रचार तक, पिछले चुनाव तक उनका प्रचार करने वाले दीपेंद्र सिंह ढिल्लों इस बार खुद उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनौती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी दे रहे हैं। पटियाला के मोतीबाग महल से चुनाव प्रचार पर निकली हैं परनीत कौर। गद्दी दांव पर है। लगातार चौथी बार सांसद बनने का सुनहरा मौका है, इसलिए खुद को तपा रही हैं। चुनावी हालात मुश्किल हैं। एक तो लगातार गद्दी पर बने रहने का साइड इफेक्ट है, दूसरा केंद्र की सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है। यहाँ जो बात है, जो लोगों की रोज की जिंदगी है, वो जो स्टेट की सरकार है ना, अकाली और बीजेपी, इसमें मोदी भी आ गया, बादल भी आ गया, तो जो उनका असर लोगों की रोज की जिंदगी के ऊपर है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। परनीत कौर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प यूं है कि पिछले चुनाव तक उनके लिए प्रचार करने वाले दीपेंद्र सिंह ढिल्लों इस बार उन्हीं के खिलाफ मैदान में हैं। शिरोमणि अकाली दल ने उन्हें यह सम्मानजनक टिकट दिया है। उन्हें भरोसा है कि इस टिकट से जीत की रेल में एक सीट तो जरूर मिलेगी। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। पटियाला लोकसभा क्षेत्र में कुल 13.5 लाख मतदाता हैं। परनीत कौर ने 1999 में लोकसभा का पहला चुनाव जीता था। इसके बाद वो 2004-2009 में भी चुनाव जीती। इससे पहले उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से सांसद रह चुके हैं। पटियाला लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने तो पटियाला को चमकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, लेकिन 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। पटियाला राजघराने का राज
इस इलाके में वैसे तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन पिछले कई दशकों से इस राजघराने की दस्तक पटियाला की राजनीति में पूरी तरीके से छाई हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर महारानी परनीत कौर। परनीत कौर चौथी दफा पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं महारानी और इस पूरे परिवार को लग रहा है मुकाबले में चुनौती आई हुई है, लिहाजा महारानी भी कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही हैं। मुकाबला कभी उनके चेले रहे, राजनीति के शिष्य रहे, उन्हीं के अपने खासम खास से है। परनीत कौर और दीपेंद्र सिंह ढिल्लों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर धर्मवीर गांधी को भी फायदा हो सकता है। पेशे से डॉक्टर धर्मवीर गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए पटियाला में मशहूर हैं। माना जा रहा है कि अगर गांधी की जीत नहीं होती है तब भी किसी दूसरे समीकरण को बिगाड़ने में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। जो कांग्रेस पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली कंबाइन इनकी जो सरकार चल रही है, दोनों से बहुत खफा है और बहुत एक अंडरकरंट, एक रोष चल रहा है जो अब आपको आने वाले दिनों में और स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। और मैं पूरा विश्वास है मॉरल स्ट्रेंथ जीतेगी, सच्चाई जीतेगी, हमारी ऑनेस्टी जीतेगी, हम लोगों का विश्वास जीतेगा, लोगों के ऊपर हमारा भरोसा जीतेगा। ये हमारी पक्की धारणा है। कांग्रेस की खस्ताहाली ने परनीत कौर को वोट की खातिर महल से निकालकर जनता की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया है और अकाली दल के पास जो पिछले अनुभवों के पिटारे हैं वो जनता की दुआओं से खाली हैं। लिहाजा लोग सोच विचार कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर भी लौट सकते हैं। समस्या तो बहुत है, कोई चीज टाइम से मिलती नहीं है, ना कोई बिजली टाइम से मिलती है। जब वोट लेते हैं कहते हैं तुम्हें बिजली देंगे, ना कोई बिजली देता है ना कुछ देता है, कोई भी अपने अपने काम निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं करता किसी से। इस हल्के में जो पहले डेवलपमेंट थी ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महाराजा के टाइम में जो डेवलपमेंट यहाँ इस हल्के में हुई थी वो मुड़ के यहाँ बिल्कुल नहीं हुई और जो इंडस्ट्री है वो भी बाहर जा रही है, ये अकालियों की वजह से। पटियाला की जनता किसे चुनकर भेजेगी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कोई लहर जैसी बात नजर नहीं आती। सत्येंद्र चौहान, पटियाला, आज तक। झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार कर रहे शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन को भरोसा है कि इस बार चुनाव में 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा। शिबू सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है। पिता पुत्र ने यह दावा भी किया कि झारखंड में मोदी की कोई लहर नहीं है। ये झारखंड के गुरुजी का चुनावी शिविर है। गुरुजी ने दुमका में डेरा डाल रखा है। यहीं प्रचार का तिरपाल तान दिया गया है जिसके नीचे तुरही बज रही है, साथ में शंख, घंटा, घड़ियाल भी है। गुरुजी अखबार पढ़ रहे हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र का हाल जानना जरूरी है। इसी बीच एक सवाल आया है कि मोदी की कितनी लहर है। कोई हर लहर नहीं। फिर दूसरा सवाल आया कि झारखंड अलग राज्य बना लेकिन विकास उतना नहीं हुआ। गुरुजी बड़े गूढ़ हैं, बोलते कम हैं, इशारा ज्यादा करते हैं। खुद सुन लीजिए। देखिए, करना तो बहुत कुछ हमेशा रहता ही है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ किए हैं। फिर हमने पूछा कि चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा। गुरुजी ने गोल जवाब दिया, यानी जो अभी यूपीए है वो चुनाव परिणाम के बाद एनडीए भी हो सकता है। अब यूपीए में रहेंगे या फिर एनडीए को समर्थन देंगे? अब आगे देखा जाएगा ना, अभी तो कुछ नहीं कर सकेंगे। गुरुजी एकदम गुरु गंभीर हैं, लंबे लंबे सवालों का छोटा छोटा जवाब देते हैं। अचानक सवाल जवाब के बीच जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। गुरुजी के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बड़ी आत्मीयता है। हमने पूछा चुनाव में क्या होगा। हेमंत सोरेन बोले 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा। इस बार हम लोग 2004 का इतिहास दोहराने की बहुत करीब पहुंच चुके हैं। फिर मोदी सवाल बनकर आए। हेमंत सोरेन बोले गुजरात चलाना और देश चलाना मारुति कार चलाना और ट्रक चलाने जैसा है। बड़ी स्टीयरिंग संभालने के लिए बड़े हाथ चाहिए जिसमें सबको भर लेने की क्षमता हो। मजहब के नाम पर ये भारत देश कैसे चल सकता है? सालों बाद चुनाव मैदान में उतरे बाबूलाल मरांडी को पिता पुत्र दोनों कोई चुनौती नहीं मानते। अलबत्ता हेमंत सोरेन ये मानते हैं कि मरांडी एक गुप्त एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पूरी चुनावी चर्चा में संभावनाओं का लोकतंत्र नजर आया। नेता अब जीत और हार दोनों ही स्थितियों के लिए खुद को पहले से तैयार कर लेते हैं।
हार को जीत में बदलने की कला दल बदलना नहीं, आज के हिसाब से मौके के मुताबिक अपनी राह बनाना है। वो राह प्रचार के समय से ही खुली है। धर्मवीर सिन्हा, दुमका, आज तक। क्या इस बार प्रिया दत्त मुंबई सेंट्रल सीट पर कब्जा कर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगी? 2 बार से सांसद रहे प्रिया दत्त। इस बार बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन से उनकी सीधी टक्कर है। प्रिया दत्त ने अंतिम समय में प्रचार में किस तरह झोंकी अपनी ताकत, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवाकर सिंह ने। कभी गाड़ी में तो कभी पैदल चलकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त कुछ इसी अंदाज में लोगों से वोट मांग रही हैं। इस बार मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर मुकाबला कांटे का है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रिया दत्त वैसे तो नॉर्थ सेंट्रल के इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हैं और खासकर मुसलमानों में, जिनका वोट यहां के उम्मीदवारों की किस्मत तय करता है। लेकिन फरहान आजमी के चुनाव मैदान में आ जाने से इस बार मुस्लिम वोटों के बंटने के आसार बढ़ गए हैं। सवाल है कि क्या 2 बार की सांसद रही प्रिया दत्त इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी? अपने पिता सुनील दत्त से राजनीति का कखहरा सीखने वाली प्रिया दत्त अपनी ओर से चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट हमेशा से ही कांग्रेस का एक मजबूत किला रही है। यहां से जब भी सुनील दत्त ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और अब 2 बार से सांसद रह चुकी प्रिया दत्त को एक बार फिर से भरोसा है कि जनता उन्हें ही चुनेगी। आज हम कुछ पदयात्रा कर रहे हैं 3-4 जगह। तो यहाँ विलेपार्ले में अभी शुरुआत है, फिर बांद्रा ईस्ट होगा और फिर बांद्रा वेस्ट होगा और फिर पब्लिक मीटिंग्स होंगी। तो तो कवरिंग सब पूरे एरिया में एक चीज़। तो किस तरह का, कितनी तेज़ी प्रचार में आज रहने वाली है? लोगों से कितने लोगों से? बहुत तेज़ी रहने वाले हैं। शायद बिल्कुल टाइम और समय ब्रेक के लिए होगा नहीं। तो हम लोग की कोशिश है कि जितना हम कर सकें आज के दिन पे वो कर लें। आप पिछले 2 महीने से प्रचार कर रही हैं चुनाव के लिए, तो देखा जाए तो जनता का क्या रिस्पांस आपको देखने को मिला है? क्या जनता तैयार है आपको वोट देने के लिए? देखिए अभी रिस्पांस जो है पब्लिक का इज बिन वेरी गुड। और पहले से अब तक हमें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि जो कह रहे हैं सब मीडिया वाले कि रिस्पांस ठीक नहीं है, ये है वो, मुझे बिल्कुल फील्ड में तो नज़र नहीं आया। दूसरी बात, आज प्रचार खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद चुनाव होगा, तो इस 2 दिन में आपका क्या प्लान है? क्योंकि प्रचार भी नहीं रहेगा, उसके बाद क्या करने वाली हैं? नहीं, जब तक वोटिंग नहीं हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग काम ही करते रहेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या करना है, क्या प्लान करना है। तो क्या लगता है आपकी चुनाव में जीत पक्की? क्योंकि आपके सामने तो 2 उम्मीदवार फरहान आजमी और पूनम महाजन। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ, ना ही मैं ओवर कॉन्फिडेंस से चलना चाहती हूँ। हम लोग ने बहुत मेहनत की है और हम लोग का काम है और बाकी लोगों पे निर्भर है। तो ये थी प्रिया दत्त जी, इनका साफ कहना है कि सामने उम्मीदवार कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी जीत पक्की है। कैमरामैन सचिन के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक। लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कई सारे सेलिब्रिटीज को मैदान में उतारा है और इन्हीं में से एक हैं कॉमेडियन भगवंत मान। भगवंत मान को आपने अब तक छोटे पर्दे पर लोगों को हंसाते हुए देखा होगा, लेकिन अब भगवंत मान लोगों को देश के गंभीर मुद्दों के प्रति सजग बना रहे हैं। क्या भगवंत अपनी इस कोशिश में कामयाब हो रहे हैं? जनता के बीच मान कैसे कर रहे हैं अपना प्रचार, देखिए। कल तक जो हाथ नेता बने कॉमेडियन भगवंत मान के चुटकुलों पर ताली बजाते थे, आज वही हाथ उनके भाषणों के बाद नारों के लिए उठ रहे हैं। जरा सारे मुल्क नूं रोटी खवाउंदा सी, पेट भरदा सी, अज वो पंजाब भिखारी बनाता। तमाम अटकलों को ठेंगा दिखाते हुए भगवंत मान की चुनावी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही है।
जबकि उनके खिलाफ अकाली दल के राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा और कांग्रेस के मौजूदा लोकसभा सांसद विजयेंद्र सिंगला जैसे दिग्गज मैदान में हैं और ये जंग हो रही है पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर। संगरूर के मलेर कोटला पट्टी इलाके में आज तक की टीम भी मान के साथ निकली। जिन चुटकुलों ने मान की पहचान बनाई वो चुटकुले मान की नई पहचान बन रही राजनीति में गायब दिखे। मान अब गांव-गांव युवाओं में ड्रग्स और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। मैं तुहानू कोई चुटकुले नहीं सुनाउण आया, हासे भी ताइयों चंगे लगते ने जे चुल्लियां च अग मचदी होवे। हमने देखा कि कॉमेडी कम और सीरियस मुद्दों पर आप बात ज्यादा कर रहे थे, क्या एक ये सोचा समझा आपका फैसला है? असल में कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस आल्सो, पर मेरी कॉमेडी में भी लोगों के मुद्दे ही रहते थे, हंसी के साथ साथ कोई ना कोई सोशल मैसेज भी होता था। लेकिन आज पंजाब जो है वो हंसी का कारण ढूंढ रहा है, हंसी के लिए कोई वजह नहीं मिल रही। आज पूरा पंजाब बेरोजगारी से तड़प रहा है, महंगाई ने मार दिया। जो पूरे देश का पेट पालता था वो आज खुद भूखा सोता है। आटा दाल स्कीम में आ गया और कार्ड बना दिए कि आपको आटा मिलेगा, दाल मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो भिखारी बना दिया पंजाबियों को। तो लोग जो हैं वो इस चीज से दुखी हैं और कैंसर आधे से ज्यादा पंजाब को कैंसर है। पानी जो है हमारा वो पीने लायक नहीं रहा। तो हम इन मुद्दों को लेके लोगों के पास जा रहे हैं। सिख बहुल पंजाब के मलेर कोटला इलाके में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में हैं और ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन मान की सभाओं को देखते हुए यहाँ कई लोगों को बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है मान साहब को कैसा रिस्पांस मिल रहा है गाँव में? 80% में। अच्छा, और क्या वजह लगती है आपको? वजह सच ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, सब कुछ मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं जो कि है। मलेरकोटला अपने मेटल के काम के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही सेना से भी मलेरकोटला का अनोखा रिश्ता है। यहाँ सेना की वर्दियों में सजने वाली कढ़ाई का भी काम होता है। देशभक्ति से भरा ये इलाका हर बार बड़े पैमाने पर वोटिंग करता है। अगर संगरूर में आप अपनी जीत दर्ज कर पाती है तो ये एक सीट भी पंजाब की राजनीति में बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के साथ तीसरी शक्ति के उदय का संकेत बन सकती है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को कम से कम इस लोकसभा हलके में उन्हें सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की ये जो लहर संगरूर डिस्ट्रिक्ट में दिख रही है ये कामयाब होती है कि नहीं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ मनोज सिंह छीना, संगरूर आज तक। बंगाल में कैसे मांगे जा रहे हैं वोट? पश्चिम बंगाल का जंगीपुर सीट कांग्रेस के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। यहां कांग्रेस ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी को फिर से एक बार अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार जहां अभिजीत को सीपीएम और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं तृणमूल ने भी अभिजीत के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो किस तरह से अभिजीत लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, देखिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल के जंगीपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिता के राष्ट्रपति बनने के बाद 2012 में हुए उपचुनाव में पहली बार जीत हासिल कर अभिजीत लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार अभिजीत के लिए मुकाबला कांटे का है, क्योंकि इस बार उन्हें सीपीएम और तृणमूल के साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवार से भी चुनौती मिल रही है और इस बात को वो खुद भी स्वीकारते हैं। It's difficult, no doubt, and main competitor is CPIM, and there are two other parties also. One is also National Party BJP, but doesn't have any much presence here. They have pocket votes, and obviously Trinamool, the ruling Trinamool, who was in alliance with Congress, is no more with us. They are also competing with us, but they don't have much base here. रोज सुबह कुछ इसी अंदाज में अभिजीत प्रचार के लिए निकलते हैं। खुली गाड़ी में खड़े होकर अभिजीत हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हैं। अभिजीत का प्रचार अभियान देर शाम तक चलता है। क्या अभिजीत को अपने राष्ट्रपति पिता के नाम का फायदा मिलेगा?
इस सवाल के जवाब में उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। Obviously, as a father, I am missing him, but he directly, indirectly, he cannot be drawn in political arena. That's true. So, anyway. But what is the message from him? I'm sure you talk to him, you speak to him. He also No political message. Why? No political message. Only fatherly message. Take plenty of water. That's all. अभिजीत की माने तो पिछले साल उनके इलाके में पंचायत चुनाव में कांग्रेस को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला था और उन्हें भरोसा है कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उनका साथ देगी। इंद्रजीत कुंडू, जंगीपुर, आज तक।